हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और हम फिर से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी एंड राइट डाउन देयर डायमेंशंस। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि हम जितने भी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं उनमें से कुछ एक क्वांटिटी का हम लोग कुछ सॉल्यूशन करके देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और क्यों फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो अच्छा से कि ये क्वेश्चंस हो गए हैं कि मैं, ठीक है। अब इनमें से पहला इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, डेंसिटी। इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला देखना है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली ये नॉर्मली होता है ये मास अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है, ठीक है। मास का फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला एम, कैपिटल एम अपॉन में, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, और इसका क्या होता है, एल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, मास का एम होता है। लेकिन हम इसको तीनों टर्म में लिखते हैं, मास के टर्म में, लेंथ के टर्म में और टाइम के टर्म में, ठीक है। हम तीनों के टर्म में लिखेंगे। तो आगे हम क्या देखेंगे, हम इसको फिर से लिखेंगे, एम एल और टी, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए पावर्स कैसे लिखते हैं। एम क्या है, 1 है ना, यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1, एल माइनस में 3 और टी 0। देखिए ये हो गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, पावर। दूसरा क्या है, पावर, ठीक है। अब पावर को कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू, देखिए हमें पावर के लिए हम क्या करना पड़ता है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, नॉर्मल सी बात है। देखिए इसको लिखते हैं वर्क अपॉन में टाइम, हो गया। वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अब देखिए फोर्स का अलग डायमेंशनल फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का अलग डायमेंशनल फार्मूला होता है, टाइम का अलग। हमने उस टेबल में देखा था अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला है। तो हम उन्हीं फार्मूले का उपयोग करके हम ये देखेंगे कि इनके डायमेंशनल फार्मूला क्या क्या निकल के आते हैं, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, देखिए ये जितनी भी क्वांटिटी है इन सब को हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो पहले फोर्स का लिख लेते हैं, क्या होगा फोर्स का, एम एल टी। देखिए ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, अब इसको हम अलग से इसको लिखेंगे, 1 माइनस में 2, ये हो गया फोर्स का, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल होता है सिंपली, क्योंकि इसके बाद टाइम का क्या होता है, टी। इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिए ये तो एक बड़ा सा फॉर्मूला हो गया, हमें सिर्फ एम एल और टी के टर्म में लिखना है। तो हम इसको फर्दर आगे करेंगे, ये जो एल है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम पावर 1, एल के पावर में 2 और टी के पावर में माइनस में 2, अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसको, अपॉन में टी के पावर में 1, ठीक है। इतना है। अब देखिए ये और ये आपस में क्या है, डिवीज़न में है। तो ये नीचे माइनस में और प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एम एल टी। अब हम आगे लिखेंगे इसके टर्म,
1 2, ऊपर जाएगा तो एक और माइनस बच जाएगा, यानी कि माइनस में 3। ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसका एंगल का। एंगल का देखेंगे। एंगल में क्या क्या आएंगे हमारे टर्म? एंगल में आर्क लेंथ। देखिए एंगल कैसे बनता है, पहले ये चीज़ देखते हैं एंगल बनता कैसे। एंगल कुछ यूँ बनता है, ये वेक्टर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ये क्या है? एक टाइप का आर्क ही तो है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको हम बोलेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, अब देखिए दोनों के दोनों क्या है? लेंथ है। ये भी क्या है? ये भी लेंथ। आपने देखा ना, दोनों के दोनों क्या है? लेंथ है। अब देखिए, अब हम इसको लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे? L अपॉन में L। ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये क्या हो गया? नो डायमेंशन, यानी कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। 0 0 0। इसको बोल सकते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम लोग अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो फिर हम इसको रब करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है नंबर्स। ठीक है, उस क्वेश्चन में, और इन तीनों में ये देखना है कि जो दो क्वांटिटियाँ दी हुई हैं, ये दोनों के दोनों आपस में इनके डायमेंशनल फार्मूला इक्वल हैं या नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए डायमेंशन ऑफ वर्क एंड डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, इन दोनों को पहले चेक करते हैं कि आखिर होते क्या हैं ये। ठीक है, तो देखिए वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये देखिए, हम अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने फोर्स का कैलकुलेट किया था, m के पावर m1 l के पावर 1 t के पावर -2, यही था ना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? m l t पावर -2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई के करके क्या लिखेंगे? l। ठीक है, और जब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m l t -2 2 1, ये आ गया। इसको देख लेते हैं पावर। अभी हमने पावर का भी लिखा था। पावर का देखिए, वर्क अपॉन में टाइम। देखिए वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स क्या हो गया आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम पूरा वही लिख देंगे, m l और t के पावर में -2। ये हो गया आपका वर्क। ठीक है, और अपॉन में टाइम। ठीक है, टाइम पावर में 1। अब देखिए, जब हम ये चीज़ लिखेंगे
तो हम क्या करेंगे, फिर वापस इसको इसमें करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ml और t, ये तो -3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया। क्या ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है? देखिए ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि वर्क एंड पावर do not have same dimensional formula। हो गया ना? ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? देखिए इसमें बेसिक हमने कुछ नहीं किया है, जो आपने टेबल में पढ़ा हुआ है, जो मैंने आपको टेबल दिया हुआ है, उसमें ये वर्क का भी दिया हुआ है, पावर का भी दिया है। वर्क की जगह पे हमने ये कैलकुलेट कर दिया, पावर की जगह पे ये कैलकुलेट कर दिया। हमने देखा दोनों में से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे ना कि बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रेस एंड प्रेशर। हम स्ट्रेस का लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर। देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाना तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन में एरिया। इसका फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, अब देखिए हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और एरिया का लिखेंगे। फोर्स का क्या है, mlt लिख देंगे ऐसे, 1 1 और माइनस में 2। देखिए लिखा हुआ है। एरिया क्या है, L²। ठीक है, अब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं, ml और t हमने लिख दिया, ये 1 हो गया। ये चूँकि ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या ऊपर जा क्या हो गया, माइनस में 1 हो जाएगा और ये माइनस में 2। ये हो गया आपका क्या, स्ट्रेस का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, प्रेशर। प्रेशर का भी सेम होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। यानी कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या लिखेंगे, बोथ क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा हो गया। इतनी चीज़ें, आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हम तीसरा करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास को m से लिखते हैं, फिर वेलोसिटी को l अपॉन में t लिखते हैं, सिंपल सा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, mlt 1 1 माइनस में 1 हो तो गया, सिंपल था। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स फोर्स इनटू में टाइम। फोर्स का क्या था, ये वाला हम लिख देंगे फोर्स का। देखिए जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये है ml और t, 1 1 माइनस में 2, ये क्या हो गया, फोर्स का इनटू में t। बस आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ml t -1 और ये 1 और ये 1,
देखिए ये और ये सेम होगा। हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया। तो हमने अब तक क्या किया, अब तक हमने 2 क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग रोक पुश करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ देख चलते हैं। ठीक है, अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जो होगा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे हमें इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक है, तो हम जल्दी से फटाक से हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। चलिए, हमारा अगला टॉपिक क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशंस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में हम ये देखते आ रहे हैं कि कौन कौन से हमारे फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या डायमेंशनल फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो हम उनके अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं। अब तो इनके एनालिसिस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, हम इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ डायमेंशन, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ डायमेंशन, careful examination of dimensions of various quantities involved in a physical relation, is called dimensional analysis.
डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये देखिए इसके कहने का क्या मतलब है। देखिए एनालिसिस किसे कहते हैं? एनालिसिस का हिंदी अर्थ होता है विश्लेषण। हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण कैसे करते हैं? हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने से पहले हम उसके हर एक पहलू पे ध्यान देते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे हम अच्छे से उसको जांचते हैं, परखते हैं, तब हम जाके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये वही चीज़ है, अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ डायमेंशंस of various quantities involved in a physical relation is called the dimension analysis। मतलब कि जितने भी डायमेंशंस, जितने भी मतलब कई प्रकार के वेरियस प्रकार के जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस का केयरफुल एग्जामिनेशन ही क्या कहलाता है? डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या यूजेज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन यही लिखते हैं, क्योंकि जब ये सब चीज़ें आती हैं तो इनका यूजेस भी होता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि डायमेंशंस होते क्या हैं। पहले हमने पढ़ा मेजरमेंट, इसके बाद पहले यूनिट पढ़ा, मेजरमेंट पढ़ा, इसके बाद डायमेंशंस पढ़ा। अब इन डायमेंशंस के हमने तो आपको मेजरमेंट के जो जितने भी यूनिट्स थे उसके बारे में तो समझा दिया, लेकिन अब डायमेंशंस की बारी है। तब देखते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें, पहली चीज़ अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसको पहले लिखते हैं क्या क्या होती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड्स हो, लेकिन मैं समझाऊंगा। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हैज़ पुट द फॉलोइंग। डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये मतलब इसके यूजेस के बारे में हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, हम ऊपर लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट ये है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम पहले ये चेक करेंगे कि जिस चीज़ की हम एनालिसिस कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो हम उसके पहले सत्यता की जांच कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम? दूसरी चीज़ टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one quantity to another one। ठीक है, हम ये चेक करेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टू डेराइव relation among
among various physical quantity, yes physical quantity। ठीक है, ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे होके हम ये चेक कर मतलब ये हम देख सकते हैं कि जो हम ये जो कर रहे हैं उनका क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि देखिए, हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। अगर जब तक हमारा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी चीज़ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि आज के मतलब टुडे सिनेरियो ये होता है कि अगर हम कोई भी आविष्कार करते हैं तो वो सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए उसमें कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और वो यूज़फुल हो। तो जस्ट वैसे ही अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनके क्या यूजेस हैं इसके बारे में भी हमें ध्यान देना होगा। इसीलिए ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं और आगे हम फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहले वाले को देखते हैं। पहला क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, इसमें ये जो पहला क्वांटिटी है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये डिफाइन होता है। अब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? देखिए, होमोजेनिटी प्रिंसिपल वो ये डिफाइन करता है कि जो हमारे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज दैट अगर लिखते हैं F = ma, ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं तो होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम इसका अगर कहीं पे भी अगर हम कोई भी चीज़ को का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो इसके बराबर आना ही आना चाहिए। अगर ये आपस में इसके बराबर नहीं आता है तो फिर ये इक्वेशन गलत है। तो ये इसी है प्रकार हम ये मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ऑफ डायमेंशन dimensions of a physical quantity which relation is correct और नॉट। ठीक है, होमोजेनिटी डायमेंशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं कि जो इक्वेशंस के बोथ टर्म्स हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो वो डिफ़र होंगे, और डिफ़र होंगे तो कितना डिफ़र होंगे। ठीक है,
कहने का मतलब इफ़ अ डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द बोथ साइड, ये आगे लिखते हैं, इफ़ अ डायमेंशन ऑफ द बोथ टर्म्स आर इक्वल or not, it means they establish a meaningful explanation among them। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर हम इस चीज़ को अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इनके दोनों जो टर्म्स होंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों का एक मीनिंगफुल मतलब होना चाहिए। ठीक है, इनका एक वेल मैनर होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दिए और उसका मतलब प्रूफ ही ना हो, तो उसके लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जब हम उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो फिर वो लिखने से क्या, वो तो गलत ही हो गया ना फिर। तो यही चीज़ इसमें होना चाहिए, तो यही कंडीशन ये बता रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन एग्जाम्पल, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सही है या नहीं। ठीक है, अब इसको सही के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एफ का क्या होता है, कैपिटल M के पावर 1 L के पावर 1 T के पावर -2, ये हो गया F। अब देखिए हम क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, इसका भी लिखेंगे। m का क्या हो जाएगा, m हो गया, v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, v का होगा l बाई में t। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन में l। ठीक है, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t पे पावर -2 अपॉन में l। तो इसका मतलब है m l t के पावर -2। देखिए इसकी फाइनल वैल्यू इक्वल आई कि नहीं, यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज करेक्ट रिलेशन। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये करेक्ट रिलेशन है। तो ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके समझना चाहें तो उसको भी करते हैं। ठीक है, देखिए करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है, हम टाइम पीरियड ले लेते हैं, t इक्वल टू 2π√L/g। अब इसमें कुछ कांस्टेंट भी है, कुछ वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको चूज किया। t इक्वल टू 2π√L/g
रूट में L अपॉन में G, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको LHS और RHS टर्म को देखते हैं, ठीक है। LHS में क्या है, LHS और ये हो गया RHS। हम पहले LHS को लेते हैं, ठीक है। LHS में क्या है, T है, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। RHS में क्या है, RHS में क्या है, 2 पाई रूट में L अपॉन में G, ठीक है। यहाँ पे जो G है ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए का क्या होता है, वी अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, v को L लिख देंगे और t के पावर में -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो हम चलिए पुट करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, इसके ये रूट है तो इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया 1/2। L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L अपॉन में L t के पावर -2, L से L कैंसिल हो गया, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट टर्म। जब कांस्टेंट टर्म हो गया तो हम तो इसका जिक्र ही नहीं करेंगे क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टी की पावर -2, ठीक है, ये है, और पावर में 1 अपॉन में 2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, टी की पावर में 2 इंटू 1 अपॉन में 2, यानी कि टी। देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल आ रही है कि नहीं, जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट रिलेशन है। दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो हमने 2 एग्जाम्पल से क्या समझा, हमने 2 एग्जाम्पल से ये समझा कि अगर कोई भी इक्वेशंस हम लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, अगर हम उनका चेक करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, तो वो हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम इसको फिर से रफ करते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं। हाँ, तो हम इसके अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसका ये देखेंगे कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, यानी कि ये जो डायमेंशंस हैं, इनके लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स तो हमने देख लिया, अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, देखिए। लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन इक्वेशंस, it does not help us to find the value of dimensionless constant involved in the various physical quantity। यानी कि ये जो डायमेंशन के जो टर्म्स होते हैं, ये जो डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि जो m, l और t के टर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करता है जो m, l और t के टर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ डायमेंशन वाले क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है, डायमेंशन लेस को नहीं एक्सप्लेन करता है। दिस मेथड फेल्स टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर। कहने का क्या मतलब है कि ये जो डायमेंशन क्वांटिटीज़ हैं, अगर ये 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि m, l और t, अगर ये 3 से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये उनको एक्सप्लेन नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके जितने भी फॉर्मूलेस आप देखेंगे, बिकॉज इट्स ओनली एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ m, l एंड t टर्म्स, यानी कि ये सिर्फ m, l और t टर्म्स को ही एक्सप्लेन करता है और किसी को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। आगे क्या है,
It also fails to derive the equation involving exponential and trigonometric function. ये जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो होती है, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये इनको भी एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। यानी कि ये तीन चीज़ों को मतलब इनको नहीं करता है, इनको नहीं करता है, डायमेंशन लेस को भी नहीं करता है, और मोर देन 3 टर्म्स इसको नहीं करता है। ठीक है, अभी आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, हम उनको लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए हर एक चीज़ की लिमिटेशंस होते हैं, इसीलिए तो इसके बाद हमेशा नई चीज़ों का इवोल्यूशन होता रहता है। इसीलिए देखिए अगर हम कोई भी साइंटिस्ट कोई भी चीज़ को अगर खोज करता है तो उसको बेहतर बनाने के लिए उसके पीछे कई लोग खोज करते हैं कि उसके अंदर क्या खामियां हैं, ये किन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, किन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। उसके बावजूद अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है तो जो बाकी के जो लोग होते हैं उसमें सुधार करते हैं और वो अपनी एक अलग थ्योरी देते हैं ताकि जो कमियां उसमें रह गई थी उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक, तो हम चौथे टर्म पे देखते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है, द मेथड कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड। द मेथड cannot be directly applied. The method cannot be directly applied, ठीक है, to derive the relation which contains more than one terms or two terms. More than one terms or two terms of one side और बोथ साइड। कहने का क्या मतलब है कि ये जो मेथड है ये जब भी एक्सप्लेन करता है वो इनके अलावा चीज़ों के एक्सप्लेन, देखिए ये एक साथ दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए कहा गया है कि या तो एक साइड को एक्सप्लेन करेगा या दूसरे साइड को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है? डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन may not be true physical relation, may not be true physical relation. May not be true physical relation because देखिए कहने का क्या मतलब है कि ये जो डायमेंशनली जो करेक्ट रिलेशन है ये ऐसा संभव नहीं है कि ये हमेशा ही मतलब ट्रू रिलेशन हो। ये हो सकता है कि ये इन्हें किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, बिकॉज द डायमेंशनल dimensional equality is not sufficient
is not sufficient for the correctness of the given physical, is not sufficient for the correctness of given physical quantity। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। इसलिए ये हो सकता है कि ये जो डायमेंशनल क्वांटिटी हो, ये फिजिकली करेक्ट रिलेशन के लिए ये सफिशिएंट ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द फिजिकली रिलेशन बिकॉज द डायमेंशनल इक्वालिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जो हम देख रहे हैं, इसमें जो चीज़ें आएंगी वो चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि हूबहू वो फिजिकल क्वांटिटी में भी आएँ, क्योंकि देखिए डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, मास, लेंथ एंड टाइम। इसके अलावा जो भी चीज़ें आएंगी ये उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर सपोज दैट किसी एग्जांपल के तौर पे हम ये देखें कि मान के चलिए हमने अभी पीछे क्या लिया था, 2 पाई रूट में L/g। ठीक है, इसका हमने फार्मूला क्या रहा, इसका क्या आया था, T आया था कि नहीं। T जब आया था तो सपोज करते हैं हम L का लिखते हैं L और G का लिखते हैं L⁻⁻², इसके पावर में 1/2। क्या लगता है बाहर हो गया। हाँ, अगर हम इसको ये लिखते हैं L/L⁻² के पावर में 1/2, क्या आप सिर्फ इतनी क्वांटिटी को देख के क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसकी क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें इसका तो कहीं एक्सप्लेनेशन ही नहीं है ना। यहाँ देखिए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक डायमेंशनल क्वांटिटी है। डायमेंशनल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ m, l और t के टर्म में रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है? ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें। तो ये इसी चीज़ को बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ बता रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम आगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में इससे रिलेटेड और भी चीज़ें या फिर इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।